Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome dear students. This is me Asif Javed. I welcome you back to EACT classes. It has been a very nice experience interacting with online student community for a while. I am very thankful to you guys for supporting us. So I would like to extend my thanks from the very core of my heart and from whole EACT classes for showing your trust on us, for subscribing to us and watching our videos regularly, for showering a lot of love on us. We are truly grateful to one and all. In the last lecture, I told you something about tense. What do we mean by tense? What are the various types of tenses? And so far we have discussed about what do we mean by present tense? What are the various instances that we are supposed to use present tense? So this was something that we discussed in the last lecture, and I strongly hope that every one of you must have thoroughly enjoyed the last lecture. Now in today's lecture, I will try to wind up this topic of tenses, and I will try to cover both past tense and future tense. So without wasting your much of time, let's get started. तो आइए शुरू करते हैं आज हम पास्ट टेंस. पास्ट टेंस. पास्ट टेंस. अब पास्ट टेंस की खासियत क्या होगी? जैसे प्रेजेंट टेंस में आपने देखा कोई भी सेंटेंस जो आप अपने दिमाग में लाते थे उसके लास्ट में है होता था, चाहे वो ता है, चाहे वो चुका है, चाहे वो रहा है, या चाहे वो कब से ये काम हो रहा है, तो है होता था लास्ट पे, क्योंकि प्रेजेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें है आता है. पास्ट की जब बात करेंगे तो था आएगा. जैसे ता था, इसी तरह से रहा था, चुका था, कब से हो रहा था. सो वी विल बी टॉकिंग दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ इन टुडेज लेक्चर. तो चलिए शुरू करते हैं हम. We will be starting straight away from past indefinite. Past indefinite से हम शुरू करते हैं. देखो past tense में सबसे पहली टाइप क्या हो जाएगी? past indefinite. This is past simple भी इसको कहते हैं और past indefinite भी. कौन से ऐसे इंस्टेंसेस है जहां पे वी आर सपोज टू फॉलो दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर? जब आपको कोई भी सेंटेंस आप दिमाग में सोच रहे हैं या कोई भी सिचुएशन ऐसी अराइज हो रही है जिसमें ये वाला सेंस आ रहा है, मतलब आप जब उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं, देन द पिक्चर दैट इज कमिंग टू योर माइंड, इट लुक्स लाइक ता था, ती थी, ते थे, etc. So these sort of situations, ताते थी और था साथ में जिनको हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी में चले जाएंगे. सो दिस बास्केट ऑफ पास्ट सिंपल विल स्ट्रांगली अट्रैक्ट दिस सॉर्ट ऑफ इंस्टेंसेस. तो इसका जो रूल है, इट्स रूल इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हो गया जो काम कर रहा है, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. जब भी मैं V1, V2, V3 लिखूंगा, दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट. ऑब्जेक्ट हो गया जिसपे काम किया जाए. अब चूंकि जो वर्ब है अपना एक्शन ट्रांसफर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. इट्स नॉट ऑलवेज मैंडेटरी. देन इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट डिबेट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो अपना एक्शन ट्रांसफर कर देते हैं ऑब्जेक्ट पे,
और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो इंट्रांजिटिव होते हैं, मतलब वो ट्रांजिट नहीं करते हैं, ट्रांसफर नहीं करते हैं अपने एक्शन को, तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मैं कहूं कि वो हंसता है, सॉरी वो हंसता था, ही लॉफ्ड, ही लॉफ्ड। अब यहाँ पे हमें ये भी डिमांड कर रहा है कि वो किस पे हंसता था, ही लॉफ्ड एट द बैगर। सो जो लॉफ है दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन दूसरी तरफ से अगर मैं ये कहूं द बर्ड फ्लू, द बर्ड फ्लू, परिंदा उड़ता था। अब वो किस पे उड़ता था, जरूरी थोड़ी ना वो उड़ता था, दैट मींस ये जो वर्ब में यूज कर रहा हूं दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहां पे आपका वर्ब जो है वो डिमांड करता है कि वो किस पे काम कर रहा है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ही लॉफ्ड एट द बैगर। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि ही किक्ड, और यहीं पे मैं खामोश हो जाऊं, तो आप सोचोगे ना कि किसको किक किया उसने, उसने किक किया था, उसने किस चीज को किक किया था, तो आपको लिखना पड़ेगा आगे, ऑब्जेक्ट भी ये ढूंढ रहा है, ही किक्ड द फुटबॉल, ही किक्ड द फुटबॉल। अगर इसको आप दूसरे सेंस में यूज करोगे, ही किक्ड हिम आउट ऑफ द रूम, उसने उसको रूम से बाहर कर दिया, बट दैट इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेटिंग, सो वी कैन यूज इट इन दैट वे आल्सो। कुल मिला के आपको याद ये रखना है कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इट विल सिंपली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ वर्ब। ओके, तो अब हम कोई एक सेंटेंस लेते हैं। सपोज मैं एक सेंटेंस लेता हूं, वो पढ़ता था। I will try to keep the sentences simple so that even if you know little bit of vocabulary, you must be in position to make these sentences. I will not be using some bombastic words so that you are getting confused in those sort of things only, because our main aim in this lecture is to learn tenses. It's not the lecture about developing the vocabulary. So when it will come to developing the vocabulary, then we will have separate sessions for those sort of things. But right now we are concerned with learning tenses. So that is our first and foremost aim. Subject plus second form of verb plus object. वो पढ़ता था, वो पढ़ता था। अब यहाँ पे लिखेंगे हम वो क्या पढ़ता था, वो कुरान पढ़ता था, या वो गीता पढ़ता था, या वो बाइबल पढ़ता था, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या, अब यहाँ पे देखिए ता था आ गया ना, सो दिस इज दिस डायरेक्टली दिस सजेस्ट्स अस दैट दिस इज गोइंग टू बी द केस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल। तो वो आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, ही पढ़ता, रीड रेड रेड। अब इसमें जो है सिर्फ पढ़ने में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी अगर आप इसको लिखेंगे तो लिखने में ये सेम ही आएगा, आर ई ए डी आर ई ए डी आर ई ए डी। फर्स्ट फॉर्म भी यही है, सेकंड फॉर्म भी यही है, थर्ड फॉर्म भी, बस पढ़ने में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। रीड इसको, लेकिन पढ़ने में इसको रेड पढ़ेंगे, इसको भी रेड, जैसे हम लाल वाले रेड को पढ़ते हैं, आर ई डी रेड, उसी तरह से पढ़ेंगे, रीड रेड रेड। ही रेड, ही रेड अल कुरान, ही रेड अल कुरान, ठीक है। तो या ही रेड गीता, he read Bible. So this is simply we have used subject plus second form of verb plus obviously काम क्योंकि किस पे हो रहा है, जो वो पढ़ रहा है, अल कुरान गीता और बाइबल, so that's going to be the object. Fine. अब इसमें जो हम एक दूसरा केस लेंगे जहां पे ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है, वो भी एक केस हम ले लेते हैं। सपोज मैं कहता हूं परिंदा उड़ता था, परिंदा उड़ता था, तो क्या कहेंगे हम, द बर्ड हो गया सब्जेक्ट, और वर्ब आ जाएगा फ्लाई फ्लू फ्लॉन, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, ये है इसके तीन वर्ब्स की फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म आएगी फ्लू, द बर्ड फ्लू, परिंदा उड़ता था। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। कोई और एग्जांपल हम लेंगे, जैसे वो
नमाज पढ़ता था, वो नमाज पढ़ता था, मतलब अब नहीं पढ़ता, कुछ प्रॉब्लम हो गई उसको, वो नमाज पढ़ता था। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, ही पढ़ता, अब यहाँ पे पढ़ता वो नहीं लिखना, रीड, ही रेड नमाज, वो वाला पढ़ना नहीं है। पढ़ना मतलब उसने अदा की है, अदा के लिए वर्ड ऑफर यूज होता है। ही ऑफर, अब सेकंड फॉर्म इसकी आएगी ऑफर्ड, ही ऑफर्ड द सला। सला जो है इट इज एन अरबिक वर्ड बट इट इज most of the times we use it in English also. You can use salah, you can use namaz, or he offered the prayer. Generally अगर आप प्रेयर कहोगे तो it will take care of all sort of prayers, whether it is puja sort of thing, whether it is namaz, whether it is any other thing. So this prayer word takes care of all these instances. He offered the prayer, he offered the salah लिखना चाहते, he offered the namaz. So whatever you want to write, it's purely your डिपेंड्स ऑन योर डिस्क्रिप्शन, या आपकी सवाबदीद पे मुनहसिर है कि आप कौन सा इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं. सो आई विल नॉट बी इंटरवीनिंग इन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. माय मेन एम इज टू get you guys acquainted with the concept of tense, which is very important concept in English. So past simple is what? Subject plus second form of verb plus object. Is that okay? Thumbs up. Fine. Now let's get into the past continuous. Next is past continuous. अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जानते हो, बस उसी में थोड़ा सा चेंजिंग करनी है. स्मार्ट अमेंडमेंट वी हैव टू डू in what? We have been doing amendments in the constitutions over the years, so if we do a bit of amendment in the rules here also, I don't think it's gonna make any difference. So past continuous, अब इसका देखिए सबसे पहले ये किन इंस्टेंसेस में, किस तरह के सेंटेंसेस को ये अपने अंदर ले लेता है, अपनी आगोश में ले लेता है, उनको गोद ले लेता है. तो वो है बच्चे आपके, जैसे रहा था, रहे थे. बस डिफरेंस देखो, रहा, रही, रहे, ये तो रहेंगे ही. सिर्फ वहां है होता था, है की जगह यहाँ पे था, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं. रहे थे, रहा था, रहे, रही थी, वगैरह वगैरह, जो इस तरह के जितने भी इंस्टेंसेस आएंगे, दे विल बी टेकन केयर ऑफ बाय पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव. जैसे वो खेल रहा था, वो खेल रहा था. अब रहा था, इस पे गौर कीजिए, आप बाकी को आप भूल जाइए. दैट्स नॉट योर concern right now. You have to look at the last lines. Those lines are going to suggest you what's going you will take, what you are gonna take. So वो खेल रहा था, अगर रहा है होता तो फिर हम कहाँ पे चले जाते? We would have gone back to present continuous. अगर चुका है होता then we would have gone back to present perfect. अगर सुबह से लिख रहा, खेल रहा है होता then we would have gone back to present perfect continuous, but it is रहा था, and it is coming from the basket of past continuous. So अब इसका रूल मैंने आपको बता दिया. सब्जेक्ट क्या है? वो, ही. क्या आ जाएगा इसका? खेलने को क्या कहते हैं? प्ले. सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? प्लेड, ही प्लेड. वो खेल रहा था, ही प्लेड. तुम खेल रहे थे, यू प्लेड. वो सब खेल रहे थे, दे प्लेड. वो एक लड़की खेल रही थी, शी प्लेड. So you can keep on changing the persons also. It simply depends on you in what sort of setting you are going to use those sentences, what sort of person you want to introduce here. And I would like to make one thing clear to one and all, that here persons don't matter. Whatever person you are using here, it will follow the same sort of pattern. But in case of present tense, I told you that in case of present indefinite, if you are going to use third person singular, then in that case what will happen? Your verb, first form of verb, will take as a es, but here we are not gonna use that thing. So that was your past continuous or progressive. You can suggest me other sentences. Let me take
I can take n number of sentences, but then again, I have to cover each and everything. If I will go on stretching only one type in such a detail, then it will take me hours, and I am not gonna I'm not gonna take your much time, because you have to cover also other components. I'm just going to guide you here. I am playing guide for you guys. I will come up with a separate lecture where I will take some examples from previous year papers. I will take some basic examples, and I will come up with that lecture. And you guys, what you have to do, you will pause the video and you will try on your own. Then in that video, obviously I would have provided you answer also, but you will try on your own, and that will also give you good bit of exercise. So that I am going to do in a separate lecture. So right now, let me concentrate on rules only and a few examples, maybe 3 or 4 examples. So let me take another example. वो खेल रहा था. If I take another example like वो क्या कर रहा था, कुछ भी आप कह सकते हैं. अब जब इंसान कुछ सोच रहा होता है ना बहुत सारी चीजें, फिर इंसान को एकदम से कोई भी चीज दिमाग में नहीं आती. इट इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना. इट मे हैपन टू एनी ऑफ यू. सो लेट मी टेक वो खत लिख रहा था. वो खत लिख रहा था, या तुम खत लिख रहे थे. अब आप बोलोगे सर ये खत लिखने की क्या, अब वहां पे भी ये खत ही लिख रहे थे, इधर भी खत ही लिख रहे थे, इसका कोई खास वजह है? इसकी कोई खास वजह नहीं. जब मैं पढ़ता था तो हमारे टीचर भी हमें ये एग्जांपल देते रहते थे, तो अब वो चीजें दिमाग में हैं, तो वही बार बार जब रिकलेक्ट करना होता है, तो because I don't have any text in front of me to which I have to refer to, so that I can recollect each and everything instantaneously. So whatever I am going to recollect, I am going to recollect that from my past memories, and these are my past memories. That's why they are coming at once. So वो खत लिख रहा था. आप बोलिए मुझे, अब वो आगे आपका सब्जेक्ट, लिखने को कहते हैं राइट, लेकिन सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोट. सो ही रोट अ लेटर. तुम खत लिख रहे थे, यू रोट अ लेटर. आई थिंक दिस इज ओके नाउ. लेट्स मूव टू पास्ट परफेक्ट. ओके, पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट की क्या इंस्टेंसेस हैं? वही वहां पे चुका है, चुकी है वगैरह था. यहाँ पे चुका था, चुकी थी, चुके थे, etc. So these are the instances where we use past perfect. Okay, so the rule is subject plus has, oh my god, have I done? Sorry, I haven't given you the rule of past progressive. So past progressive or continuous. Sorry. Past progressive और continuous का रूल क्या होगा? This is subject plus, वहां पे is am are था, यहाँ पे was और were हो जाएगा. ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. और मैंने वहां पे वो सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगा दिया उसका. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. आई गॉट इनटू दैट सॉर्ट ऑफ बिजनेस. सॉरी. सो दिस इज वो खत लिख रहा था. अब चलिए मुझे उर्दू भी लिखने दीजिए. वो खत लिख रहा था. अब बोलेंगे हिंदी वाले के सर आप उर्दू वालों को खुश कर रहे हो, तो हिंदी वाले क्या करते? तो हिंदी भी लिखने की कोशिश करता हूँ, जैसी भी होगी माफ करना अगर गलत होगी. वे खत लिख रहा था. ठीक है, वे खत लिख रहा था या वो खत लिख रहा था. लगाइए ये रूल. ही was first form of verb, write ing, writing a letter. He was writing a letter. ठीक है, वो खाना खा रहा था. He was eating food.
आप देख पा रहे हो एग्जैक्टली यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, you can replace this by any name, Ram, Sham, Sita, Ahmad. You can replace this by any other person, first person, second person or third person. This is going to be the same. अगर आप दे लगाएंगे तो दे के साथ वो खत लिख रहे थे, they were writing a letter। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। You can extend it to n number of sentences। अब आते हैं हम पास्ट परफेक्ट। तो ये था आपका रहा था, रही थी, वगैरह वगैरह जो भी था। अब है आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में कौन सा आ जाएगा आपका? चुका था, चुके थे, चुकी थी, these sort of things। ओके, तो जैसे मैं कहूँ, पहले इसका रूल देख लेते हैं। रूल इज, प्रेजेंट में क्या होता था? सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट है। प्रेजेंट में होता था, प्रेजेंट में होता था हैज या हैव। यहाँ पे एक ही होगा, हैड। यहाँ पे क्या होगा? हैड। वहां पे थर्ड फॉर्म होती थी, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और प्लस ऑब्जेक्ट। बस एक ही डिफरेंस आपको याद रखना है, वहां पे हैज या हैव होता था, यहाँ पे हैड है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी सेम। जैसे वो नींद कर रहा था, वो नींद कर रहा, कर चुका, सॉरी अभी हम क्योंकि परफेक्ट में कर रहे हैं काम, कर चुका था, वो नींद कर चुका था। ही हैड टेकन स्लीप, ही हैड टेकन स्लीप। ओके, मतलब वो नींद कर चुका था, मतलब नींद ले चुका था। यू नीड टू फाइंड द सेंस, because this is all together, this is English, this is not something that you have to convert word by word something in from Urdu into English. When you switch from one language to other language, then the things do not remain same, they do find some change। like अगर मैं आपसे कहूँ कि, छोड़िए उसको, बात लंबी हो जाएगी, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। Let me give you another example। तुम बात कर चुके थे, तुम बात कर चुके थे, तुम बात कर चुके थे, कर चुके थे। तुम सब्जेक्ट, यू, हैड तो लगेगा ही, यू हैड, कर चुके थे मतलब यू हैड कंप्लीटेड योर टॉक, यू हैड कंप्लीटेड योर टॉक। तुम बात कर चुके, यू हैड कंप्लीटेड योर स्पीच कहिए, योर टॉक कहिए, जो भी आप कहना चाहते हैं, यू हैड कंप्लीटेड योर टॉक। तुम बात कर चुके थे। Are you able to connect? You can pause the video also if you are not able to synchronize with my speed, if I am going a bit fast, but I don't think I am doing that. I am going at as low speed as is possible for me। So let me take another example। वो सब स्कूल जा चुके थे, वो सब स्कूल जा चुके थे। देखो बच्चे, यही आपको देखना है कि लास्ट पे जो है ना, लास्ट पे देखो ये इसके साथ मैच कर रहा है, तो एकदम से आपको सजेस्ट करना चाहिए दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ पास्ट परफेक्ट। सो यू हैव टू लुक एट द रूल। उसके बाद जो नेक्स्ट विजुअलाइजेशन होनी चाहिए, ये चमक जाना चाहिए रूल आपके दिमाग में, दैट दिस इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है वो सब, वो सब अब ही नहीं आएगा, दे हैड, जा चुके थे, गॉन, go went gone, this is the third form। to school, they had gone to school, वो स्कूल जा चुके थे। अब ऐसे ही मैं कुछ जबानो जबानी आपको बताता हूँ। जैसे हम कुछ और एग्जांपल देते हैं। जैसे मैं कहूँ, राम घर जा चुका था, राम घर जा चुका था, राम हैड गॉन टू होम।
बच्चे स्कूल आ चुके थे। किड्स हैड कम टू स्कूल या अराइव्ड टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से आप खुद भी आप कुछ सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने दिमाग से। सो बेसिकली मेरा एम ये है कि ये जो लेक्चर सीरीज जो ये टेंसेज में आपको पढ़ा रहा हूँ, this is not just for marking the correct answer in your exams, but this is also as a part of speaking skills that you want to develop in your daily life also. So whenever you will be trying to speak something, whether you are making some comment of the past, of the present, of the future, then you must know how to make sense out of all those things. And the concept of tense is going to play a very instrumental and pivotal role in that case. So this was past perfect. अब आते हैं हम लास्ट पे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें भी वही होगा, रहा था, रही थी वगैरह, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा था आपको कि इसमें पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें भी वही होगा, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के। सबसे पहले इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड की जगह लगेगा हैड बीन। उसमें हैज बीन या हैव बीन होता है, इसमें सिंपली सिर्फ हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। और इसमें इसकी खासियत क्या है, सिंस और फॉर इज आल्सो यूज्ड, यानी कब से कोई काम हो रहा था ये भी हम बता सकते हैं। अब प्रैक्टिकल लाइफ में आप बोलेंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं हमें ये पास्ट परफेक्ट, कोई एग्जांपल दीजिए ना कि हम कहाँ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे जब मैं उनके घर पहुंचा वो खाना, वो 2 मिनट से खाना खा रहे थे। या मैं ऐसे कहूं कि जब मैं उनके घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो पढ़ रहे थे। बहरहाल ये तो हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस वाला। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम ये कह सकते हैं कि जैसे वो सुबह से पढ़ रहे थे, वो सुबह से खेल रहे थे, वो 2 साल से इस इंस्टीट्यूशन में या इस इदारे में पढ़ रहे थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमारे पास आ सकते हैं। तो जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, वो 2 घंटे से पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे। तो अब ये रहे थे भी है और ये भी बताया गया कि 2 आवर्स से वो पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज सजेस्टिंग मी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वो मतलब वो बहुत सारे हैं। दे हैड बीन स्टडीइंग, पढ़ रहे थे, स्टडीइंग। अब क्योंकि यहाँ पे पूरा पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। दे हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि वो सुबह से खेल रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो पिछले 5 साल से उस इदारे में पढ़ रहे थे। तो you can say they had been studying in that institution for last 2 years, या वो 2002 से उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे थे। They had been studying in that institution since 2002. So this is how you can make use of, you can make sense of since and for in case of past perfect continuous. So this is all about past tense. Now let us jump to the last tense that we experience in our life, that is future tense. We do make some comments about future also. The problem with we guys is that mostly we are concerned with something which has happened to us in the past, or we are very much concerned what will happen to us in the future. And what is the result of all this? The result of all this is that we are not living present with happiness. So my suggestion to you guys is that don't live in our past. Don't be over concerned
about your future, because this is just gonna drain your energy, which is very much crucial and very much important to do something substantial in your present life. So don't get confused with whatever you have done in your past life and whatever is going to happen in future, but be concerned with your present, because present is something which will give you a brighter future. So if you will concentrate your attention on your present, this is going to guarantee you a brighter future. So don't get over concerned about future. Future will be taken care of by your fate, by Allah subhanahu wa ta'ala, by our God and Bhagwan, whatever you call him. So you must not be over concerned about all these things. But anyhow, we have to do this future tense because we do make some comments about future tense also. So this is going to be the last thing that we are going to discuss in the tenses. So let us do it. Future tense, यानी आने वाला जमाना, जो अभी आया नहीं है, आया चाहता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस, या इसको हम उर्दू में कहते हैं जमाना मुस्तकबिल, आने वाला जमाना, ठीक है। तो इसमें भी आपके आ जाएंगे इंडेफिनिट, जिसको आप सिंपल कहते हैं, और सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल। फिर आपका हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव। फिर आपका होगा, आपका भी मेरा भी दोनों का, ये नहीं कहना कि सर कह रहे आपका भी मेरा भी दोनों का। आर यू हैप्पी? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट, एंड देन फाइनली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट को देखते हैं जल्दी से। अब चूंकि अब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ लिया है, पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ लिया है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट क्या उखाड़ लेगा आपका। अब आपको फ्यूचर इंडेफिनिट को आप वैसे ही बता सकते हो कि ये किस तरह का सेंटेंस, किस तरह के सेंटेंसेस होने चाहिए थे इसमें। सो फ्यूचर इंडेफिनिट किस तरह के आएंगे? ता होगा, सॉरी फॉर राइटिंग इन उर्दू, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, these sort of things. ता ते ती is the hallmark of indefinite, ठीक है बच्चे। ता ते ती is the hallmark of indefinite. Then रहा रही रहे is the hallmark of progressive. Then चुका चुके चुके, this is the hallmark of perfect. And रहा रही रहे कब से हो रहा है, this is the hallmark of perfect continuous. So this sort of pattern you have to adjust in your mind. तो फ्यूचर इंडेफिनिट में भी ता ती तो होगा ही, लेकिन अब क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ना तो है होगा ना तो था होगा, ये होगा, ये होने वाला है, ठीक है। ता होगा, ती होगी, ते होंगे। चलिए रूल को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सेंटेंसेस को देखते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शेल, विल और शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वो पढ़ता होगा, वो पढ़ता होगा, वो खाना खाता होगा, खाता होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में भी कह सकते हैं ना, मुझे पता है जब मैं वहां पहुंचूंगा ना वो खाना खाता होगा, वो ये करता होगा, वो करता होगा। जैसे आप कभी भी मतलब आप ऐसे खुद से गैस लगा रहे हैं, जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं किसी दोस्त के, तो आप कहते हैं कि वो ऐसा करता होगा, वो वैसा करता होगा। सो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी फाइंड इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ आल्सो। तो वो पढ़ता होगा, सो लगाइए इस पे, अब इस पे रूल क्या होगा, वो या पढ़ती होगी, ठीक है, देयर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, खाता खाती जो भी आप देखें, ठीक है। वो पढ़ता होगा या वो पढ़ती होगी, शी विल राइट, शी विल स्टडी, शी विल स्टडी या ही विल स्टडी। अब अगर हम कहेंगे वो पढ़ते होंगे बहुत सारे, तो दे शैल स्टडी, दे शैल स्टडी। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। दिस वाज योर फ्यूचर इंडेफिनिट। बात करते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव की या फ्यूचर
continuously. Let's talk about future progressive or continuous. बस यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंजिंग कीजिए, आप रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह, ठीक है। रहा, रही, रहे। जैसे अब इसका रूल देखते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस will be or shall be प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहूं वो ऑफिस जा रहा होगा, वो ऑफिस जा रहा होगा, वो नाश्ता कर रहा होगा, कर रहा होगा। क्या रहा की फीलिंग आ रही है आपको यहाँ पे? दैट मीन्स इट इज कमिंग फ्रॉम फ्यूचर प्रोग्रेस। तुम सोच रहे होंगे, सोच रहे होंगे, ठीक है। हम ज़कात दे रहे होंगे, ज़कात दे रहे होंगे। वो हज कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। तो देखिए कितने इंस्टेंसेस आपको प्रैक्टिकली ऐसे आ जाते हैं जब आपको इस तरह के सेंटेंसेस यूज करने पड़ते हैं। अब ये तो आप उर्दू में कर रहे हो, but suppose you are interacting with some English person and you have to communicate the same sort of feelings to him or her, then in that case you are not going to use your Urdu or Hindi. You have to use English language. So you must know how to transform the feelings into English language, and the tense gives you that support that you can actually transform these feelings into English language. So चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। वो ऑफिस जा रहा होगा, वो क्या है आपका? he will be going, go, this is go is the first form of verb plus ing, going to office, he will be going to office। वो नाश्ता कर रहा होगा, he will be taking breakfast। तुम सोच रहे होंगे, you shall be या you will be thinking। हम ज़कात दे रहे होंगे, we will be offering the ज़कात। वो हज कर रहे होंगे, वैसे भी आज हज का महीना है तो इस वजह से भी ये सेंटेंस मेरे दिमाग में आ गए। वो हज कर रहे होंगे। अब किसी के पेरेंट्स, आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं, हो सकता है आप में से किसी के पेरेंट्स हज करने गए होंगे, तो आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं या किसी, वो आप क्या कहेंगे? वो हज कर रहे होंगे। अभी आपके पेरेंट्स क्या कर रहे होंगे? हज कर रहे होंगे। हज का कोई रुकन, उसका कोई जो उनको उसकी चीजें जो उनको वहां पे करनी होती हैं, वो वहां पे वो कर रहे होंगे, वो हज कर रहे होंगे। मतलब दे विल बी ऑफरिंग हज। तो इस तरह से आप फ्यूचर प्रोग्रेसिव को देख सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। देखो बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है ना, जैसे कि पिछले लेक्चर में भी कुछ बच्चों ने वहां पे मेंशन किया था, तो आपको उसका इंस्टेंट आंसर मिल जाएगा। इंस्टेंट ही मिलेगा तो जब भी मैं कमेंट्स को देखूंगा, एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू लुक एट योर फीडबैक एंड योर कमेंट्स। सो whether they are positive or negative, I welcome both these things with open arms, because positive comments give me encouragement and negative comments give me a chance to reform myself, to improve myself. So this is a win-win situation for me. Nothing is bad for me, but you just need to extend your support in the form of positive or negative feedback, because both is equally important for me and any of you, because you always take a negative feedback as a criticism and positive feedback as a compliment. So on one hand you get the encouragement and this boosts your morale, and in another case you take it as a criticism, and criticism actually वो किसी शायर ने कहा है ना कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का एहतराम करता हूँ। So you must actually respect your opponents because they give you a great chance to reform your personality। चलिए आते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट पे। फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा आपका?
चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। रूल सब्जेक्ट प्लस यहां पे आएगा शैल हैव या विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। जैसे वो डिनर कर चुका होगा, कर चुका होगा। तुम खाना खा चुके होंगे, खा चुके होंगे, ब्ला 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 ब्ला, जो भी बाकी आप दिमाग में ला सकते हो, ठीक है। वो डिनर कर चुका होगा, ही विल हैव फिनिश्ड द डिनर। तुम खाना खा चुके होंगे, यू शैल हैव ईटन द फूड। तो इसी तरह से आप इसी पैटर्न पे जो है जो भी आपका सेंटेंस होगा उस पे आप उसकी ट्रांसलेशन आप कर सकते हो बाय मेकिंग यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। मैं इसलिए भी इन पे अब ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ बिकॉज द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम एक्सेप्ट दैट वी आर एम्प्लॉइंग इन प्लेस ऑफ है एंड था वी आर एम्प्लॉइंग होगा। So this is the only change I am making, and of course there is a change in rule and which is quite evident. So rest of the things are same, so there is no need to spend too much time on all these things. So future perfect continuous, perfect continuous, इसमें भी वही होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रूल बताते हैं इसका आपको। रूल होगा इसका सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन ओब्लिक विल हैव बीन, मतलब इनमें से कोई एक, ऐसा नहीं कोई दोनों लिख दोगे, शैल हैव बीन विल हैव बीन बोलोगे सर ने बताया था शैल हैव बीन भी होता है विल हैव बीन भी। मैं ओब्लिक लिख रहा हूँ, मतलब ये ऑप्शन है आपको, यहाँ ये ऑप्शन भी नहीं कहेंगे, मतलब इन दो में से कोई एक आप चूज करोगे, यहाँ तो ये आएगा या ये आएगा, शैल हैव बीन और विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब लेकिन मैंने कहा ना कब से हो रहा होगा वो भी इसमें आएगा। तो ये कब से वाला कॉन्सेप्ट जो है मतलब पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम, या जिसे हम कहते हैं यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, दिस इज द मोनोपोली ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वेदर इट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वेदर इट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम क्या कहेंगे, वो कल शाम से, वो कल शाम से सोच रहा होगा। सुनाया होगा कुछ आपने किसी को, अब बेचारा एकदम से उसको झटका लगा होगा, तो वो कल शाम से कुछ सोच रहा होगा कि ऐसा तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। सो व्हाट हैपेंड, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट सरप्राइजेस, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू यू in next few seconds. This is just a joke, just trying to correlate the things with your practical life because these things do happen in our life at some point of time in our life. वो कल शाम से सोच रहा होगा, तो चलिए हम देखते हैं इसका क्या आएगा। he है, he will have been, सोचने को क्या कहते हैं, think और प्लस आईएनजी, thinking कल शाम से मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, since last evening, he will have been thinking since last evening। ऐसे ही कोई और सेंटेंस लीजिए, वो दो साल से वेट कर रहा होगा, सॉरी वेट क्यों लिख रहा हूँ, इंतजार कर रहा होगा, वो 2 साल से इंतजार कर रहा होगा। तो क्या लिखेंगे, या वो क्यों लिखना है, कुछ और लिखते हैं, यू मतलब तुम 2 साल से इंतजार कर रहे होंगे, यू
shall have been waiting 2 साल है ना, तो for period of time for 2 years। तो इस तरह से बच्चे ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी। तो इस तरह से हमारा टेंस कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप बच्चों को कोई भी डाउट होगा तो आप बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा दैट विल बी होली बेस्ड ऑन टेंसेस ओनली, बट दैट विल टेक केयर ऑफ previous year's paper, then we will have previous year's papers, then we have certain basic examples, so that will give you a great chance to get your feet going as far as your theory of tenses in English language is concerned. So this is me, Asif Javed, signing off. Thank you so much and have a nice day.